डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर आपकी पूरी सीरीज़ आई है अब्दुल सलाम सागा के नाम से। मेरा उसमें आपसे सवाल ये है कि अब्दुल सलाम साहब ने ठीक है आपकी मैंने सीरीज़ भी थॉरली देखी है। उसके ऊपर आपने उसकी सारी जो साइंटिफिक बेसिस हैं, किस लिहाज से सारे का सारा चला, उसके ऊपर आपकी पॉडकास्ट भी है, आपका ईमेल एक्सचेंज भी है, एविडेंसेस हैं सारे। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि आपको उनके अहमदी होने से मसला है या उनके नोबेल प्राइज़ से मसला है? आई थिंक पाकिस्तान में जो स्टीरियोटाइपिंग है, जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, ये इतने डीप रूटेड हैं कि आप किसी के बारे में बात करें तो लोग पहले उसके पीछे देखते हैं कि अच्छा ये अ, सियासी नज़रिया क्या हो सकता है, मजहबी नज़रिया क्या हो सकता है। अब ये जिन लोगों ने इसको स्पिन देने की कोशिश की है, हालांकि मैंने तो बात ही पब्लिक में रखी है कि आप इसका साइंटिफिक क्रिटिक करेंगे। अब जिन लोगों ने इस पे सारी स्पिन देने की कोशिश की, ये वही तबका है जो कहता है कि भाई आप साइंस को रिलीजन के साथ मिक्स ना किया करें। अब क्यों कैद कर रहे हैं? क्या मैंने कोई डॉक्टर सलाम का मज़हब किसी जगह पे मेंशन किया है, या डॉक्टर सलाम का जो अकायद हैं उनके बारे में तबसरा किया है? वही एक साइंस की हिस्ट्री लोगों के सामने रखी है। और इस पे अगर एतराज़ की बात है तो चलिए, मैं तो मेरी बड़ी बायस पोजीशन हो सकती है जनाब, मैं तो वो कादियानी है इसलिए तो मैंने कह दिया जो भी है डॉक्टर सलाम के बारे में कहा। शर्डन ग्लाशो क्या वो मुसलमान है? डॉक्टर टहूफ्ट वो मुसलमान है? डॉक्टर टहूफ्ट वो आदमी है जिसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। अगर वो डिनॉर्मलाइजेशन ना साबित करते तो इनमें से किसी को 1% की वैल्यू नहीं थी इनकी थ्योरी की। वो भी यही बात कहते हैं। मतलब, और फिर अगली बात कि डॉक्टर सलाम अगर नोबेल प्राइज़ ना मिलता, कि हमारा व्यू उनके बारे में कुछ डिफरेंट होता? भाई कादियानी हमारे लिए दायरा इस्लाम से खारिज है, हर सांस में खारिज है। उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो फिर एक मामले में, एक साइंटिफिक मामले में उनके मजहब को आप क्यों लेके आ रहे हैं? There is absolutely no reason to do that. इसलिए मैं इन लोगों से मुझे अफसोस हुआ। एक दो ने कोशिश की बीच में, आपके दोस्त भी हैं तैमूर रहमान साहब का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी एक पेपर जिसके बारे में पढ़ा भी नहीं शायद साहब ने तो बस कह दिया ये देखिए पेपर में क्या लिखा है। वो पेपर का टाइटल है, वो ओपनिंग पेज है उसका, पेपर नहीं है। तो पूछते किसी से कम से कम। खैर, इस तरह की हरकतें एक दो लोगों ने की, लेकिन वो फिर चूंकि ये डेस्परेट हुए हुए थे, तो वो जो भी इन्होंने उस पे आर्गुमेंट्स पेश किए वो इन पे पलटना शुरू हो गया। पता नहीं इनकी क्यों मत मारी हुई थी। फॉर एग्जांपल, इन्होंने पूरी एक मुकदमा रखा उनके जो जो इस्लामियंस हैं, जो सो टू स्पीक, कि 1964 का पेपर तो बहुत डिफरेंट था ग्लासगो के 1961 के पेपर से। ये फ़र्क था, वो फ़र्क था, वो तो बराबर होगा। और फिर इस पे एक्सपर्ट गवाह के तौर पे लेके आ गए माइकल डफ को। माइकल डफ ने ब्लैक होल में उन्होंने कहा जी 1964 के पेपर पे तो उनको अवार्ड मिला ही नहीं है। लाइक, फॉर व्हाट पॉसिबल रीजन हैव यू बीन स्ट्रेचिंग योरसेल्फ बियॉन्ड मेजर कि हम किसी तरह से जस्टिफाई कर दें? अब पीछे रह जाता है 1967 वाला पेपर या 1960। भाई 1967 वाला पेपर जो वाइनबर्ग में लिखा हुआ है, उसके अंदर कौन सी ऐसी नई बात की हुई थी डॉक्टर सलाम ने? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं एविडेंस है कि मैंने कुछ लेक्चर दिए थे, उन लेक्चर्स का कोई एविडेंस नहीं है, कोई एक शीट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है। एक कोई होता है ना कि कोई हाथ से लिखा हुआ नोट है, या जो ट्रेनिंग उस ज़माने में दी जाती थी उसके तो रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। नथिंग व्हाट्सएवर, कुछ भी नहीं है। सिवाय दो लोगों के जिन्होंने कहा कि हाँ कुछ वेगली सी को बात हुई थी इस टॉपिक पे, और दूसरे ने वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने रख के मैंने दुनिया के कई साइंसदानों से बात की, कई साइंसदानों के मैंने ईमेल्स का एक्सचेंज, यार वो अवेलेबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास छुपा हुआ है। कोई भी जानना चाहता है कि मेरी जो डॉक्टर टहूफ से जो बात हुई है वो क्या हुई है, मोर देन हैप्पी टू गिव दोज ईमेल्स आउट। जी, मेरी ये शेल्डन ग्लाशो की आपस में क्या बात हुई है, मोर देन हैप्पी टू रिव्यू दोस। मुझे इस पे रिसर्च किया ना, सब के सब सारी सामने है। अब एक आखिरी बात मैं क्या है कि इस पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि ये बात फिर बात में अगर कंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो कोई ना कोई उस बात निकलती रहेगी कि ऑडियंस की तरफ से कि आखिरकार मुझे मजबूरी क्या पड़ी हुई थी इतने अरसे के बाद। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये सवाल बड़े कम लोग पूछते हैं। भाई हम रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, अब मेरा डॉक्टर सलाम से मैं बड़ा इनके रिस्की काम करने लगा था कि लोगों को कन्विंस करना कि यार देखो, जो भी मज़हब है, आप साइंस की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान नहीं मानते, बट
अगर एक आदमी ने इतनी मेहनत की है कि उस आदमी को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो लेट्स सी कि हम क्या उससे अख़ज़ कर सकते हैं कि फ़रासत तो मोमिन की हिकमत है ना, कहीं से भी उसको उसको माफ़ी चाहता हूँ, हिकमत उसकी फ़रासत जो उसकी माफ़ी चाहता हूँ उसकी विरासत वो उसको मिल सकती है ना, कोई फ़हम फ़रासत है, हिकमत है, कहीं से भी वो तो उसकी विरासत है, वो ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। दैट पार्ट इज़ फाइन। तो मैंने जो मुसलमान साइंटिस्ट के कौन-कौन से ऐसे हमारे हो सकते हैं या हमारे पाकिस्तान के हो सकते हैं कि जिनको हम रोल मॉडल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कि हम पाकिस्तान में थिंकर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बड़ी तादाद में 5 लाख की तादाद में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। लेकिन अलोंग द वे जो बाकी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पाकिस्तानी जो थे साइंसदान उसमें डॉक्टर सलाम का नाम सामने आया। अब मैं मुस्लिम की कैटेगरी से निकल के आगे चला गया कि ब्रॉडली स्पीकिंग पाकिस्तानी की कैटेगरी में हम जाते हैं। Because Dr. Salam was a celebrity scientist. He was not a quiet one. He साइंस की दुनिया में he was considered to be a superstar. बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी बड़ा ये तो ऐसे आदमी के लिए लिखा हुआ बहुत आपको मिल जाता है। जब मैंने उसमें रिसर्च शुरू की कि हम कौन सा मॉडल बीच में से यूज़ करके वी कैन गेट अदर पीपल जो कि इस बड़े लेवल तक जा सकते हैं, देयर वर सर्टेन थिंग्स दे वर नॉट एडिंग अप। ये सच्ची बात है। उसमें मुझे और भी कई चीज़ें पता चली। बड़ा एक यानी कि डॉक्टर सलाम की हद तक अफसोसनाक बात यह है कि डॉक्टर सलाम एक्चुअली डिजर्व्ड नोबेल प्राइज इन 50s। मिलना चाहिए था। पॉली की बेवकूफ़ी की वजह से नहीं मिला, उसने गलत मशवरे दिए और डॉक्टर सलाम को भी अफसोस रहा होगा यकीनन कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दिस इज़ डिजर्विंग ऑफ नोबेल। तो ये बात भी मैं पब्लिकली मैं बात कहता हूँ कि ही वॉज अ डिजर्विंग मैन। लेकिन अच्छे साइंसदान होने के साथ साथ एक इंसान में बशरी तकाजे भी तो होते हैं। मैं भी यही चीज़ उनको अंदर से पिंच कर रही हो कि यार मैं डिजर्व करता तो मुझे नहीं मिला। उन्होंने ये गेम फिक्स की। फिक्सिंग का तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि ये फिक्सिंग ही थी। बट दैट डजंट मीन दैट ही वाज नॉट अ गुड साइंटिस्ट। मैंने इसी सागा में पूरी एक किस्त डेडिकेट की है टू एक्सप्लेन कि हाउ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज। बट इट डजंट मीन ही डिडंट फिक्स द मैच। गेम फिक्स थी, इससे पहले मिल सकता था। तो मैं तो ढूंढ रहा था रोल मॉडल्स अपने मुस्तकबिल के नौजवानों के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई। मुझे मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड नो आइडिया कि ये बात यहाँ तक जा सकती है। और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए फिर मैंने किन-किन लोगों से बातें की, कितने दुनिया के साइंसदान हैं उस ज़माने के, उनसे बातें की। 2 के तो मैंने आपको नाम बताए, शेल्डन ग्लाशो एंड डॉक्टर टोहोफ्ट। तो ये वो सारी बात हुई। अब उसके बाद फिर अचानक ही वो कादियानी वो फिर आपके सामने एक साइंस की तारीख रखी जा रही है, एविडेंस रखा जा रहा है। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट?